सबसे पहले बात करेंगे गुना की, जहां पर मध्य प्रदेश के गुना में कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय ने चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के देवर पर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। चाचौड़ा विधायक प्रियंका मीना के देवर ने घर बुलाकर कृषि अधिकारी अशोक उपाध्याय को बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी, साथ ही बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी भी दी। कृषि अधिकारी का आरोप है कि चाचौड़ा विधायक के देवर ने धमकी देकर कहा कि मेरे चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, 50 लाख दो, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। कृषि अधिकारी ने एसपी और कलेक्टर से इसकी लिखित शिकायत की है। लगभग 40 मिनट तक मेरा लगभग अपहरण करके रखा गया और मुझे नहीं जाने दिया और मेरे से खड़ी डाली 50 लाख रुपए की मांग की है कि आप जल्दी से जल्दी 50 लाख रुपए पहुँचा दें, नहीं तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, जान से मारने की धमकी दी और बोले कि ये बात किसी को नहीं बताना है। और कई सारी चीज़ें कहीं कि मैंने चाचौड़ा टीआई को भी मारा है, उसके बाल सूजे हुए, आप जाके देख लें, यहाँ रोज लोगों को पीटते हैं। उसके बाद मैंने एसपी महोदय को आवेदन दिया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटित हुआ है, उस पर एफआईआर दर्ज करके तत्काल कार्रवाई करें। इधर शिवपुरी जिले में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी को गोली मारने की वारदात सामने आई है। वहीं अब व्यापारी ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। मामला खनिया थाना तहसील का है, जहां एक सराफा व्यापारी कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था और इसी दौरान एक शख्स ने अचानक से पिस्टल निकाली और व्यापारी को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने निकल कर आया है, जिसमें आरोपी को साफ तौर पर एक भीड़ के बीच में व्यापारी के ऊपर गोली चलाता हुआ देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। खबर कटनी से है, जहां मुंगाबाई कॉलोनी वासियों ने सड़क की मांग को लेकर चक्का जाम किया। बता दें कि रेलवे की झलवारा से मझगवान तक बाईपास रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के चलते मुंगाबाई कॉलोनी जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं बारिश में कीचड़ की समस्या खड़ी हो रही है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान हैं। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया है। कटनी के बाबा घाट से मुंगाबाई कॉलोनी तक जाने वाले मार्ग को मुंगाबाई कॉलोनी के रहवासियों ने आप यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है। इनकी मांग है कि यहाँ पर जो एलएनटी का, जो रेलवे का जो बाईपास ओवरब्रिज निर्माण हो रहा है, ओवर लाइन जो बन रही है, वहाँ पर एलएनटी कंपनी द्वारा रोड खत्म कर दी गई है, जिससे बारिश में उन्हें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। क्या मामला है, हम यहाँ के रहवासियों से हम बात करेंगे। जी बताइए, क्या नाम है, क्या मांगे हैं आप लोग? कमल पांडे नाम है मेरा। हमारी मांग ये है कि ये जो सड़क है बाबा घाट से लेकर पाठक मोहल्ला तक, ये बारिश में खराब हो जाती है, इसमें चलना मुश्किल है। लोगों के यहाँ एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, पैदल चलना की भी स्थिति यहाँ पे नहीं रह जाती। क्या क्या मांगे हैं आपकी? ये अनिश्चितकालीन रहेगी। पूरी कोशिश ये रहेगी कि जब तक ये रोड बना के नहीं देते 5 से 8 फीट की, जब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे अपना। और रोज आश्वासन दिया जाता है, आज तो साहब आए और दूसरी तरफ पुलिस से कार में बैठ के भाग गए हैं, ऐसे हालात है। और कोई भी बिना जवाब दिए वो यहाँ से निकल गए हैं और चोरी छुपे भाग गए हैं। कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं कि हम कब काम चालू करवाएंगे, कब नहीं करवाएंगे, किसी को कोई जानकारी नहीं है इस चीज की। जी बताइए, कब तक रोड जाम रहेगी, क्या परेशानियां होती हैं? परेशानियां ये हैं कि लगातार 4 से 5 साल हो गए जब से एलएनटी का काम यहाँ चालू हुआ है, इस रोड को दलदल में बदल दिया गया है। यहाँ पे आना जाना बिल्कुल नर्क जैसा एक माहौल तैयार कर दिया गया है। अगर यहाँ पे किसी के यहाँ कोई गमी हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए, किसी बच्चे को स्कूल जाना हो, यहाँ तक कि स्वाभाविक छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी हम लोग अब घर से नहीं निकल पा रहे हैं। एक बारिश में यहाँ पे वो माहौल हो जाता है कि हम यहाँ पैदल चलने लायक भी नहीं रह पाते हैं। एलएनटी से हमने लगातार बात की, वहाँ के अधिकारियों से बात की, वो अधिकारी आते हैं, कभी कोई आता है कभी कोई आता है, लेकिन आज तक कोई भी सही जवाब किसी ने नहीं दिया, ना ही यहाँ पे का कोई निराकरण किया गया। पहले यहाँ पर रोड थी? पहले यहाँ पे रोड थी, हम लोग के आवागमन का अच्छा साधन था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से ये काम चालू हुआ है, हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
एलएनटी द्वारा जो निर्माण कराया जा रहा है उसी के चलते यहाँ की रोड उखाड़ दी गई है। और आपको बता दें कि प्रावधान यह है कि जहाँ भी रोड यदि बंद की जाती है तो डाइवर्सन रोड दिया जाता है। लेकिन ये मूंगाबाई कॉलोनी के लगभग 400 परिवार यहाँ रहते हैं और लगभग 40 गांव लगे हुए हैं, जहाँ देवरी हटाई भी यहाँ से लोग जाते हैं, छपरवा तरफ बहुत सारे यहाँ पर गाँव मिल जाएंगे जाने के लिए, यहीं से निकलते हैं। लेकिन इन दिनों मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है और डाइवर्सन रोड नहीं दिया गया, जिससे लोग आवागमन में काफी लोगों को परेशानी हो रही है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी। खबर सागर से है, जहां डाक पार्सल देने गए डाक कर्मी के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है। दरअसल ग्रामीणों ने पार्सल में सामान न निकलने पर डाक कर्मी को पीटा है। जिले के देवरी थाना क्षेत्र के ग्राम डुंगरिया का ये पूरा मामला है। डाक कर्मी डुंगरिया गांव पार्सल देने के लिए गया था, लेकिन डाक पार्सल में युवक ने जो सामान मंगाया था वो नहीं निकला। युवक ने डाक कर्मी को पैसे दे दिए, पर जब युवक ने पार्सल खोलकर देखा तो उसमें सामान नहीं था, जिसके बाद शख्स डाक कर्मी से पैसे वापस मांगने लगा। जब डाक कर्मी ने पैसे वापस नहीं दिए तो गुस्साए युवक ने और उसके परिजनों ने ग्रामीण डाक कर्मी से मारपीट कर दी। वहीं पुलिस ने ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अरे वो मोबाइल का को छोड़ा, मोबाइल का को ले रहा सीधा, अरे मोबाइल। इधर ग्वालियर में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपी महिला और उसके साथी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला ने मुरार इलाके के एक ट्रैवल एजेंसी संचालक को हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों रुपए की मांग की और पैसे न देने पर बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी। पीड़ित शख्स ने पुलिस को महिला की कॉल रिकॉर्डिंग और धमकी भरे मैसेज दिखाकर मामले की शिकायत पुलिस में की है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रेवल्स के संचालन के दौरान उनकी एक महिला से जो है ट्रेवल्स गाड़ी के संबंध में चर्चा हुई और चर्चा के बाद उनका इंस्टाग्राम पर जो है लगातार चैटिंग होती रही उस महिला से। फिर वो महिला ने जो है उसको अपने मित्र के माध्यम से अड़ीबाजी कर उससे जो है 10 लाख रुपए की डिमांड करी, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, जिससे परेशान होकर उसने जो है थाना मुरार में कल महिला और उसके जो दोस्त हैं दोनों के विरुद्ध अपराध रिपोर्ट कराई। उसकी रिपोर्ट पर से धारा 384, 389 और 120 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और प्रकरण में विवेचना कर जल्दी से जल्दी दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इधर रायगढ़ में पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया गया है। दरअसल आरोपी का नाबालिग के घर में आना जाना था। वहीं जब आरोपी ने नाबालिग को घर में अकेले पाया तो उसने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। वहीं नाबालिग ने पूरी वारदात अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद परिजनों ने थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस आवेदन में उसने उल्लेख किया था कि पड़ोस के रहने वाले वो उनके घर आए और घर आने के पश्चात उसको बुरी नीयत से स्पर्श किया। स्पर्श करने के शिकायत लिखित आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में धारा 354 का और 500 की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध पंजीबद्ध करने के बाद आरोपी के पता चला से 2 टीम रवाना की गई थी, जो तत्काल आरोपी के मिलने पर उसे गिरफ्तार कर थाना लाया गया, जिनसे पूछताछ किया गया, जिन्होंने अपना नाम सोमेश टोपू जो कि वन विभाग में वनपाल के रूप में कार्य करना बताया और जो कि मामला संगीन था, इसलिए इसे तत्काल गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। इधर नरसिंहपुर में सुवातना थाने के कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। एसपी ने कांस्टेबल सोनू सितारे को सस्पेंड कर दिया है, जबकि तत्कालीन थाना प्रभारी अनुपमा शर्मा और एक अन्य कांस्टेबल सत्येंद्र को लाइन अटैच किया है। बता दें कि सुवातला थाना प्रभारी के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगते हुए कांस्टेबल सोनू का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक मामले में युवक के परिजनों को छोड़ने के लिए पैसे की डिमांड करते नजर आया, जबकि परिजन गरीब का हवाला देकर मदद की गुहार लगा रहे थे। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। विगत दिनों कार्यालय में एक वीडियो प्राप्त हुआ था, इसमें एक आरक्षक पैसों के लेन देन की बात कर रहा है। उसमें प्राप्त तथ्यों के आलोक में
आरक्षक जो पैसे की डिमांड कर रहा था उसे निलंबित कर दिया गया है एवं सुआतला थाना प्रभारी और उनके अन्य साथी आरक्षक को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा लाइन हाजिर कर दिया गया और उसमें तथ्यों की जांच कर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, चले बढ़ते आगे, बात करते विदिशा की। विदिशा में मजदूरों को ले जा रहा वाहन हादसे का शिकार हुआ है। आपको बता दें कि सांची में मूंग की फसल काटकर मजदूर वापस विदिशा आ रहे थे। इस दौरान मजदूरों को लेकर जा रहे ऑटो की बात की जाए, जिसको तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके चलते ऑटो में सवार 10 मजदूर और चालक घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में एम्बुलेंस की मदद से भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर रायपुरा विदिशा के रहने वाले हैं और सांची में मूंग काटने के लिए ये गए हुए थे। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। कितने लोगों को चोट आई थी? पूरी 10 को ही आए हैं। अब कहाँ? 10 ही, एक लड़का ऊपर भर्ती है, 2 जहाँ पर हैं और 3 इधर है और 2 जनी घर चली गई। तो उनकी 5-5 साल की बच्ची है। हमले वाले का मतलब ऑटो खड़ा था, नहीं पैसे दे रहा था, तो साइड में लगा तो वो बगल से आया और घोंच दिया उसने। तो एकदम एक कार भी थी बगल में, घोंच के और वो तो छाती में वो करवा दिया और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना उनको मारा ना कुछ, उधर बिठा लिया चुपचाप। कितने लोग? वे 2 लोग थे, 2 लोग। बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंदौर की। इंदौर का नाम जहन में आते ही देश के सबसे स्वच्छ शहर की तस्वीर उभरती है, लेकिन इन दिनों शहर में कुछ ऐसा है जिसकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, और ये मुद्दा है नदी प्रदूषण का। इंदौर नगर निगम लगातार 7 साल से स्वच्छता में नंबर 1 है और इस साल इंदौर के नंबर 1 आने की वजह रही नाला टैंपिंग। इंदौर शहर के तमाम नालों को बंद कर उन्हें नदियों में गिरने से रोक दिया गया था, लेकिन एनडीटीवी ने जब पड़ताल की तो ये पाया कि इंदौर की कान्हा या कान नदी में नाले का दूषित पानी मिल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय मौजूद हैं इंदौर की एक और नदी, ये कहें कि इसे कान या खान नदी कहा जाता है। कभी कोई कान कहता है, कभी कोई खान कहता है, लेकिन नदी की सूरत नहीं बदली, नाम बदलने की राजनीति जरूर चलते रहती है। आप देखिए किस तरह का नज़ारा है यहाँ पर। पूरी गंदगी जो है, हम ये कहें कि साफ नज़र आती है। नदी मैली होती हुई नज़र आ रही है, आपको साफ दिख रहा होगा। और इसके पीछे ठीक आप देखेंगे तो ये जो है कचरा इस नदी में जो है नज़र आ रहा है। मतलब साफ है कि नदी सफाई के नाम पर क्या कर रहा है नगर निगम, ये किसी से छुपा नहीं है। साथ ही साथ हम आपको एक और नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर जो है एक ड्रेनेज का पानी आपको आता हुआ दिखाई देगा। ये जो साथ पास में एक नाला है जो नदी में मिलता है, एक पाइपलाइन। ऐसा लगता है कि इस पानी को यहाँ पहुँचाने का इंतज़ाम किया गया हो नगर निगम के द्वारा। मतलब पाइप लगा दिया गया है और ये नाला जो है आपको देखो हम जो दिखा रहे हैं ये आता हुआ दिख रहा है पाइप। मतलब साफ़ है कि तस्वीरें बयान कर रही है कि किस तरह से यहाँ पर जो है नदी सफाई का काम हो रहा है। यहाँ ये आज़ाद नगर वार्ड है और इस वार्ड का ये एक नाला है जो इस नदी में आके मिलता है। इस नदी सफाई को लेकर जो है करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और किस तरह से इस नदी की सफाई पर खर्च होने के बाद भी काम नहीं हुआ है वो तो दिख ही रहा है। और जो लगातार शिकायतें हो रही है, राकेश यादव जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव भी, उन्होंने भी शिकायतें की। क्या है राकेश जी पूरा मामला? देखिए, अभी तक 2,500 करोड़ रुपए इस नदी के नाम पर जो मृत नदी है लूटे जा चुके हैं। आज से 200 साल पहले कभी ये जीवित नदी थी, अब रिकॉर्ड में भी ये मृत नदी कहलाती है। लेकिन बार बार जनता को बरगलाया जाता है, ये सपने दिखाए जाते हैं कि यहाँ शिकारा चलेगा या झील बनेगी या नाव चलेगी, नदी स्वच्छ होगी, पानी बिल्कुल स्वच्छ बहेगा। लेकिन ये कभी भी ना पहले संभव हुआ 30 साल पहले, ना आज होना है। बार बार इसमें ये नियम के तहत सरकारों को बोला गया है कि ये सारे नाले में तब्दील हो चुकी है, मृत नदी है, इसमें पाइप डाल के 2-2 मीटर डाल के इसको सिटी कॉरिडोर में तब्दील कर दिया जाए, जिससे इंदौर को ट्रैफिक की व्यवस्था सुगम हो और ये भ्रष्टाचार भी समाप्त हो। लेकिन जितने नेता हैं और जितने अधिकारी हैं वो इसको भ्रष्टाचार की गंगा मानते हैं, यहाँ पैसा लेते हैं, हर साल 500-700 करोड़ रुपए लूटते हैं और अभी तक 3,000 करोड़ का लगभग ये बजट इस साल का मिला। आंकड़ा निकाला है पूरा? ये पूरे आंकड़े निकाले हैं। ये पूरा खेल लगभग 32 साल से चल रहा है। 32 साल में 2,500 करोड़ बिल्कुल पानी में बहाए जा चुके। 32 साल में कांग्रेस की भी सरकार हुई?
नहीं, इन सालों में 32 साल में जब कांग्रेस की सरकार रही, जब ये योजना शुरू हुई थी, कुछ थोड़ी बहुत सफाई हुई, उसके बाद कुछ किनारे बने। आपने देखा होगा मधुकर वर्मा जब महापौर थे, जब कुछ चाट चौपाटी बनी थी वहाँ पे नदी के पास में। कांग्रेस ने अच्छा काम किया, भाजपा ने? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो भी अधिकारी थे, जिनने भी योजना बनाई, वो ऐसे मूर्खों जैसी योजना बनाई कि जो सफल नहीं होना थी। उस समय के जो अधिकारी थे, उन्होंने चाट चौपाटी बना के बोला कि भविष्य में इसको नदी बना देंगे, वो समाप्त हो गई। उसके बाद बीजेपी की लगातार अभी 25 साल होने आ रहे हैं, उनकी परिषद है, 25 साल से पैसा लूटा जा रहा है। मतलब साहब देखिए, कांग्रेस ना भाजपा, उनका सीधा कहना है कि अधिकारियों ने जो है ऐसी योजना बनाई कि ये भ्रष्टाचार की गंगा बन जाए, उनका जेब भरती रहे, ऐसा उनका आरोप है। कांग्रेस ने भी जो है कुछ सोच समझ के योजना नहीं बनाई, और भाजपा जो 25 साल से शासन कर रही है, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की नगर निगम में भाजपा की परिषद महापौर है, उसके द्वारा भी लगातार जो है नदी सफाई के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन नदी सफाई हो ही नहीं पा रही है। एनडीटीवी के लिए इंदौर से मैं समीर खान। और इस बीच बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष न बनाने पर बिफरे हैं रामनिवास रावत। बता दें कि बीजेपी में शामिल और कांग्रेस के बागी एमएलए रामनिवास रावत का ये बड़ा बयान सामने निकल कर आया कि कांग्रेस में सुनवाई होती तो क्यों जाता, पूरा हाउस मैं चलाता था, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जूनियर को बनाया गया, मेरे बराबर किसी को बनाते तो दिक्कत नहीं थी, और कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट देते हैं। ये रामनिवास रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि समय आएगा तब इस्तीफा दे दूंगा और कांग्रेस को जो करना है कर सकती है। तो देखिए बड़ी खबर। सर, कांग्रेस से कुछ नाराजगी रही? कांग्रेस ने हमारी लगातार, ये तो आप भी देखते हो कि हाउस में चलाता था पूरी तरह से पिछले 18 सालों से। हाउस चलाने के बाद भी पहले भी बात आई थी, 2-3 बार मौके आए, CLP लीडर बनना चाहिए, नहीं बनाया। चलो हमारे बजाय कोई दूसरा बनाया, हमारे बराबर का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं थी। जूनियर को तुम CLP लीडर बना रहे हो, पैसा से तुम टिकट दे रहे हो, टिकट ऐसे आदमी को दे रहे हो कि जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया, मेरे खिलाफ बूथ कैप्चर किए, जो कांग्रेस का सदस्य नहीं है उसे टिकट दे रहे। ये सारी बातें थी। तो सर सुनवाई नहीं हुई पार्टी फोरम में इन बातों को लेकर? अगर होती तो मैं जाते ही क्यों। सर और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गए। अमृतांशी, रामनिवास रावत को हम सुन रहे थे, बड़ी बातें कह रहे हैं और बड़ा आरोप यहाँ पर लगा रहे। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रामनिवास रावत ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। भले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया हो, बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो इस्तीफा कब देंगे तो उसको लेकर भी उन्होंने कोई जवाब भी दिया नहीं है। हालांकि क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। ऐसे में रामनिवास रावत किस पार्टी के साइड बैठेंगे, क्या वो पक्ष में बैठेंगे, विपक्ष में बैठेंगे, किस जगह पर बैठेंगे, ये देखना फिलहाल अभी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि उनके इस्तीफे के बाद ही उस सीट को खाली किया जाएगा और उपचुनाव जो है वो आयोजित किए जाएंगे। खैर, लेकिन कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद रामनिवास रावत का ये बड़ा बयान सामने आया। कहीं ना कहीं उनकी एक नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी जो उनकी पिछली बूथ पार्टी थी उससे निकलकर सामने आई है। इसमें रामनिवास रावत ये कह रहे हैं कि वो सबसे सीनियर नेता है, जाहिर तौर पर वो काफी वरिष्ठ नेता है, जो कांग्रेस के विधायक उनमें से काफी वो वरिष्ठ नेता है। उनके अंदर एक जो है वो ये पीड़ा उनके बयान से निकलकर सामने आई कि उनका मन था कि उनको CLP लीडर बनाया जाए, यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए, लेकिन उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हालांकि रामनिवास रावत ने इस पर जो है वो नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो सबसे सीनियर है, उनका हक था, कई बार वो नेता प्रतिपक्ष बन सकते थे जब विपक्ष में थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया, इसी कारण उनके साथ धोखा हुआ, ऐसा उनका कहना है। इसी कारण जो है वो पीड़ा के कारण पार्टी जो है वो छोड़कर बीजेपी में आए हैं। हालांकि क्या कुछ असल वजह नहीं है, क्या रामनिवास रावत के बयानों से झलक रहा है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो है जाहिर तौर पर एक नाराजगी पूर्व पार्टी की तरफ दिखाई दी है। लेकिन सदन में फिलहाल रामनिवास रावत किस तरह से जो है वो दिखेंगे या नहीं, और उनके इस्तीफे को लेकर चर्चाएं बहुत जोरों पर हैं, तो उसको लेकर भी तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। अमृतांशी, देखिए नाराजगी तो सामने निकल कर आई है और जैसा कि आपने बताया कि 1 तारीख से सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसे में 1 हफ्ते के अंदर शायद इनका इस्तीफा भी हमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वो रामनिवास रावत का इस्तीफा जरूर हो जाए। हालांकि उनको ये बताना होगा कि वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं या किस पार्टी
को लेकर जो है वो आगे बढ़ेंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि वो बीजेपी के साथ ही रहेंगे और उपचुनाव को लेकर भी जो है वो आगे दावेदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। अमृताक्षी, एक बात ये भी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृताक्षी आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ते आगे तरफ। बेमेतरा में जून की शुरुआत में आंधी तूफान आया था। इस आंधी तूफान ने इलाके में काफी तबाही मचाई थी। तूफान में सरकारी स्कूल की छत उड़ गई थी, लेकिन इस स्कूल की छत की मरम्मत अब तक नहीं हुई है। जहां 26 जून से गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल दोबारा खुलने वाले हैं। वही अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार को नुकसान का एस्टीमेट दे दिया गया है, लेकिन जाहिर है कि इस बीच स्कूल को हुए नुकसान की मरम्मत न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात की सहयोगी सुजीत शर्मा ने। 4 जून की रात्रि को, मध्य रात्रि को आंधी तूफान की वजह से कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का जो छप्पर है, छज्जा पूरी तरह से उड़ गया था। बेसिक शाला का भी छप्पर उड़ गया था और हमारे जिला शिक्षा कार्यालय का भी छज्जा उड़ने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान और क्षति हुई है। इसके संबंध में हमने तत्काल प्राकृतिक आपदा के तहत कलेक्टर सर को भी मौके का निरीक्षण करने के लिए निवेदन किए थे। तो कलेक्टर महोदय ने भी तीनों जगह का उन्होंने भी अवलोकन किए और उन्होंने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के उन्होंने निर्देश दिया था, जिसके परिपालन में हमने आरईएस के माध्यम से उनके इंजीनियर से मरम्मत के लिए उनका एस्टीमेट प्राप्त किए हैं और उसको प्रस्ताव को हम कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उसको शासन को प्रेषित कर रहे हैं। 15-20 दिन पहले एक काफी आंधी तूफान हुआ है जिसमें बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त हुए थे और उसमें स्कूल का जो छत है वो जर्जर हुआ था, 3 से टूट गए थे। लेकिन 15 से 20 रोज चले जाने के बाद भी हो जाने के बाद जिला प्रशासन के इस पर कोई रुख नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी का कोई रुख नहीं है। 3 दिन बाद स्कूल खुलना है, बच्चे पढ़े तो पढ़े कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। जिला प्रशासन को चाहिए कि तत्काल उसकी मरम्मत कराए ताकि 3 दिनों के बाद जब बच्चे स्कूल जाए तो उन्हें बैठने की समुचित व्यवस्था हो सके। मैं इस वक्त खड़ा हूं कन्या स्कूल में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कन्या स्कूल पिछले 7 या 8 दिन पहले, लगभग या 10 दिन 15 दिन करीबन पहले हो सकता है, वो जो है आंधी तूफान आने की वजह से पूरे छप्पर उड़ गए हैं। हालात क्या है, चलिए मैं आपको अंदर दिखाता हूं कि अंदर जब आप आएंगे इस कमरे में तो इस कमरे की दुर्दशा इतनी खराब है कि आप देख सकते हैं कि ऊपर की जो पूरे टीन हैं वो उखड़ चुके हैं। राज्य शासन की ओर से 18 जून को स्कूल खोलना था, लेकिन गर्मी का हवाला देते हुए स्कूल को बढ़ा दिया गया डेट। अब वो जो है 28 तारीख को स्कूल खुलेगा, लेकिन हालात क्या है, कैसे स्कूल चल पाएगा, ये तो अब सोचने वाली बात है। वार्ड पार्षद मेरे साथ आई हुई हैं, आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो बताएंगे क्या आपको जानकारी नहीं थी इस प्रकार की स्थिति कैसी है इसकी? नहीं, जैसे 10-15 दिन पहले जो आंधी तूफान आया था उसमें ये छप्पर सभी उड़ गए थे और जैसे जिला प्रशासन है जो उन लोग का लापरवाही है, इन लोग को ध्यान देना चाहिए था ताकि थोड़ा सा बच्चे लोग का स्कूल खुलने में अभी 2 ही दिन है मात्र। अब इसमें 2 दिन में बच्चे लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, इसका तो जिला प्रशासन को ही जवाब देना पड़ेगा इन लोग को, उन्हीं की लापरवाही। कितनी लापरवाही मानते हैं इसको? बच्चों को लापरवाही तो बहुत ज्यादा है। वो तो गनीमत ये है कि सरकार टाइम को बढ़ा दी थी कि 26 जून को स्कूल खुलेगा करके। अगर 18 जून को स्कूल खुलता तो बच्चे कहाँ बैठते, यहाँ तक वो मलमा भी नहीं उठा हुआ है। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। परसों ही हमारे बच्चे लोग यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए आने वाले हैं और आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। मैं समझती हूँ कि हमारे बेमेतरा शहर के लिए बहुत बड़ा ये दुर्भाग्य है कि एक कन्या विद्यालय सिर्फ एकमात्र है हमारे बेमेतरा शहर में। अब ये स्थिति है, अभी तक तो ये बन के तैयार हो जाना चाहिए था। आप देख सकते हैं बच्चे कहाँ बैठेंगे परसों आएंगे तो इसके लिए हम बिल्कुल प्रशासन से मांग करते हैं और ये बिल्कुल जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम बहुत इसका बड़ा आंदोलन करेंगे। कितनी बड़ी लापरवाही देखते हैं? लापरवाही बहुत बड़ी है। इतने 15 दिनों के बाद भी यहाँ न शिक्षा विभाग इस तरफ झांक के देख रहा है। यहाँ से बता रहे हैं कि कीमती चीजें जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ऐसी चीजें यहाँ से गायब हो चुकी है। कितने चेयर और सब फर्नीचर से यहाँ से गायब हो गया बता रहे हैं। तो यहाँ शिक्षा विभाग वालों को भी इतनी ये नहीं है कि ये लोग आके यहाँ आके देखें, यहाँ के सामानों को संभाल के रखें। हमारे साथ छात्र नेता भी हैं। छात्र नेता जी हैं, देखिए
जिला शिक्षा कार्यालय यहाँ से मात्र 5 मीटर की दूरी पर है और एक छात्र नेता है। क्या बोलेंगे ऐसी लापरवाही और क्या कदम उठाएंगे आप? मैं शासन प्रशासन को बता देना चाहता हूँ कि 26 तारीख को इस साल प्रारंभ है। अगर उससे पहले कार्रवाई इसमें काम नहीं हुआ तो मैं जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करूंगा। 3 दिन बचे हैं, शुरू हो पाएगा अभी की स्थिति में? देखते हैं, मेरे को तो नहीं लगता है कि ये होने वाला है अभी, तो कम से कम 1 महीना ही ज्यादा लगेगा। तो बच्चों का फिर पढ़ाई 1 महीने गया? वो तो गया ही है। हमारा सोचना चाहिए ना, कि आके देखना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे स्कूल में, सर मैडम सबको देखना चाहिए। तो ये स्थिति है बेमेतरा के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 10 मीटर यानी सड़क पार करेंगे और यह स्कूल है। उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही, 3 दिनों बाद स्कूल खुलेगी और कब तक ये बन पाएगा ये भी किसी को जानकारी नहीं है, न कोई भी जानकारी दी जा रही है। आखिर किसकी लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है इस घटना के लिए और इस लापरवाही के लिए? एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। बेमेतरा के बाद अगली खबर बालोद से। बालोद का जाना माना पर्यटन स्थल और जीवनदायिनी कहलाने वाला तांदुला जलाशय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी लापरवाही की वजह से बांध के तट पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य चल रहा है। यह हिस्सा वेटलैंड एरिया में आता है। निजी कंपनी को तट किराए पर दे दिया गया है। अब बांध को नुकसान पहुंच रहा है। पर्यावरण प्रेमी निर्माण कार्य को रोकने की लगातार मांग उठा रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के वन मंत्री ने बालोद में कहा था कि मामला उनके संज्ञान में है। मुझे इसकी जानकारी प्राप्त हुई है, मैं उसके पूरे तथ्य निकाल रहा हूँ, कौन कौन उसमें सम्मिलित है और कहीं न कहीं से उसमें तत्कालीन राज्य सरकार भी सम्मिलित रही है।